नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती और मैं हूं हेमेंद्र साहू। आज के जो टॉपिक है उसमें देखेंगे महिला प्रेक्षक भर्ती का 65वां वीडियो है। और इस टॉपिक में देखेंगे हिंदी व्याकरण को देखेंगे, यानी कि हिंदी व्याकरण के अंतर्गत जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर बनते हैं उन सभी क्वेश्चन को देखेंगे। और इसमें 40 क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। तो फिर अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को जरूर दबा देना। साथ ही इस वीडियो का अगर आपको फ्री पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाना, वहाँ से आप लोगों को फ्री पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलते यहाँ पर वीडियो की तरफ। आप लोगों के लिए जो होमवर्क दिया था उसको पहले देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ के राजकीय प्रतीक चिन्ह में ऊर्जा के लिए किस रंग का प्रयोग किया गया है? तो ऊर्जा के लिए कौन से रंग का प्रयोग किया गया है आपको बताना है। ये रहेगा नीला रंग। नीला रंग का प्रयोग किया गया है। आज का पहला प्रश्न देखते हैं। गधा खेत खाए, जुलाहा पीटा जाए, लोकोक्ति का सटीक अर्थ है। तो यहाँ पर जो लोकोक्ति दिया गया है इनका सटीक अर्थ कौन सा रहेगा? सही जवाब आ जाएगा सी नंबर का, यानी कि अपराध करे कोई और सजा पाए कोई। यानी कि गधा जो है अपराध कर रहा है लेकिन उनकी जो सजा है वहां जुलाहा को मिल रहा है। इसलिए जो ये लोकोक्ति है इनका आंसर सी रहेगा। दूसरा है योगी राज शब्द है। तो योगी जो राज है, योगी राज शब्द है, वहां कौन सा शब्द है आपको बताना है। ये रहेगा वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द रहेगा। योगी राज वाला प्रश्न ना अधिकतर क्वेश्चन आंसर या अधिकतर एग्जामों में देखने को मिलता है। आपको यही प्रश्न पूछते हैं कि योगी राज शब्द कौन सा शब्द है। ये रहेगा वर्तनी की दृष्टि से यहाँ शुद्ध शब्द है। अगला है अयोग वह वर्ण का उदाहरण है। अयोग वह वर्ण का उदाहरण कौन सा है? ये रहेगा, इसका जो जवाब क्या आ जाएगा, सी नंबर आंसर सही रहेगा। यानी कि अम और आहा ऐसा शब्द है जो कि अयोग वह वर्ण के अंतर्गत आता है। जैसे कि इसके बारे में देख लेते हैं। अम और आहा ये दो वर्ण अयोग वह कहलाते हैं, क्योंकि ये दोनों ही ध्वनि ना तो स्वर है और ना ही व्यंजन है। इनका दोनों के साथ संयोग नहीं है, अतः इसे अयोग वह वर्ण कहा जाता है। अगला है निर्वासित में प्रत्यय है। तो निर्वासित में प्रत्यय कौन सा है आपको बताना है। इक है कि नी है कि सित है कि इत है। ये जवाब आ जाएगा इत रहेगा, ठीक है। प्रत्यय बोल रहा है, उपसर्ग आगे प्रत्यय पीछे, तो इत इसका आंसर सही रहेगा। देखो यहाँ पर क्या है, निर्वासित में इत प्रत्यय है और बाकी का जो बचा हुआ निर्वास है वहाँ मूल शब्द होता है। अगला है महान का विलोम शब्द कौन सा है। तो महान जो शब्द है इनका विलोम शब्द क्या होना चाहिए, क्षुद्र रहता है। इनका विलोम शब्द क्षुद्र, यानी कि एक दूसरे से विपरीत है। महान मतलब क्या है, बहुत महान व्यक्ति हैं, और एक तरफ है बहुत ही क्षुद्र व्यक्ति हैं, तो इस तरीका से इसका विलोम शब्द रहेगा। अगले है निम्न में से कौन सा आर्य भाषा समूह में नहीं माना जाता है। तो आर्य भाषा के समूह में नहीं माना जाता है, कौन सा रहेगा। ये रहेगा लैटिन जो शब्द है वहाँ आर्य भाषा समूह का नहीं है। बाकी जैसे कि चीनी शब्द है, संस्कृत शब्द है, फारसी शब्द है, और इसके साथ साथ जैसे कि बलूच शब्द है या सिंध शब्द है, ये सभी इसके अंतर्गत आता है, आर्य भाषा समूह के अंतर्गत, आर्य भाषा परिवार के अंतर्गत। अगला है व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के भेद होते हैं। देखो यहाँ पर ना आपको शब्द को समझना है। क्या बोला गया है, व्युत्पत्ति। तो व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। कौन कौन से वो सब चीज़ यहाँ पर देखने वाले हैं। सबसे पहले ये देखो कि शब्दों के भेद 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं। एक होता है अर्थ के आधार पर होता है, दूसरा होता है व्युत्पत्ति के आधार पर होता है, तीसरा होता है उत्पत्ति के आधार पर होता है, चौथा है ध्वनि के आधार पर होता है, और पांचवा जो है रूप परिवर्तन के आधार पर होता है। लेकिन जो यहाँ पर प्रश्न क्या बोला गया है, व्युत्पत्ति के आधार पर, तो व्युत्पत्ति के आधार पर 3 है। एक तो है रूढ़ शब्द है, एक है यौगिक शब्द है, और एक है योग रूढ़ शब्द है। अगला है निम्न में तत्सम शब्द है। तो तत्सम शब्द कौन सा है निम्न में से। इसका जो जवाब आ जाएगा हरिद्रा रहेगा। देखो तत्सम मतलब क्या होता है, जो संस्कृत का शब्द रहता है ना मूल रूप से उसे ही कहा जाता है। तो हरिद्रा जो शब्द है वहाँ तत्सम शब्द है। अगर इसका तद्भव शब्द कहा जाता है तो हल्दी इसका आंसर रहेगा। अगला है अक्ल का दुश्मन मुहावरे का अर्थ है। तो अक्ल का जो दुश्मन है ये मुहावरे का अर्थ कौन सा रहेगा, ये इसके लिए है महामूर्ख। महामूर्ख जो शब्द है इनका प्रयोग किया जाता है। अगला है निम्न में से कौन सा संघर्षी व्यंजन है। आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा संघर्षी व्यंजन है। ये रहेगा सी नंबर के, जो स शब्द है
जो आधा वाला शब्द है वहाँ ये जो है संघर्षी व्यंजन के अंतर्गत आता है। जैसे कि यहाँ पर कुछ कुछ और प्रश्न देखते हैं। संघर्षी व्यंजन के अंतर्गत क्या आता है? फा, सा, जा, शा, ख, ग, ह। इतने जो शब्द है वहाँ संघर्षी व्यंजन के अंतर्गत आता है। और एक होता है स्पर्श संघर्षी व्यंजन जो कि च, छ, ज, झ। ये जो च वर्ग वाला जो प्रश्न है वो आता है, लेकिन इसमें पंचमाक्षर अक्षर यानी कि इया इसमें छूट जाता है। अगला है प्रत्युन्मति शब्द में कौन सा उपसर्ग है? मैंने आपको बताया था ये रहेगा प्रति। प्रति शब्द यानी कि प्रत्युन्मति शब्द में प्रति शब्द इसके उपसर्ग के अंतर्गत आता है। अगला है निम्न में कौन सा देशज शब्द है? आपको देखना है देशज शब्द कौन सा है। एक अग्नि है, खेल है, लोटा है, प्रार्थना। ये रहेगा लोटा। लोटा जो शब्द है वहाँ देशज शब्द है। बाकी जैसे अग्नि, खेल, प्रार्थना ये सभी क्या है? तत्सम और तद्भव शब्द के अंतर्गत आता है। अगला है सूर्योदय में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो सूर्योदय में जो प्रयुक्त संधि का नाम कौन सा है? ये रहेगा गुण संधि। गुण स्वर संधि का उदाहरण है। ठीक है, गुण स्वर संधि का उदाहरण है। इसके अंतर्गत क्या होता है कि सूर्य धन उदय यानी कि सूर्योदय। अगर हम इसके उसको देखा जाए जैसे कि मात्राओं को देखें तो क्या आता है? आ धन उ आ रहा है। ठीक है, सूर्य धन उदय, तो आ धन उ बराबर क्या आ गया? ओ। तो इसलिए सूर्योदय इसका आंसर सही रहेगा। अगला है निम्न क्रियाओं में से कौन सी क्रिया अनुकरणात्मक नहीं है? तो निम्न में से कौन सी क्रिया अनुकरणात्मक नहीं है आपको बताना है। अनुकरणात्मक मतलब क्या होता है कि किसी का अनुकरण करना है। तो यहाँ पर झूठलाना ऐसा शब्द है जो कि अनुकरणात्मक नहीं है, क्योंकि कोई झूठ बोल रहा है तो उसको देख कर अनुकरण थोड़ी करता है झूठ बोलने का। ये नहीं होता। बल्कि अगर कोई मिमिया रहा है तो देखना, कोई जैसे कोई घोड़ा है, ठीक है, तो एक घोड़ा हिनहिनाता है तो फिर दूसरे घोड़ा भी वैसी काम करता है। एक कुत्ता भौंकता है तो फिर दूसरे कुत्ता भी भौंकने लगता है। तो यही है कि मिमियाना है, हिनहिनाना है और फड़फड़ाना है, ये सभी अनुकरणात्मक की श्रेणी में आता है, लेकिन झूठलाना अनुकरणात्मक नहीं है। अगला है जलज शब्द है। तो जलज शब्द कौन सा है? योग रूढ़ शब्द है। अब देखो योग रूढ़ शब्द मतलब क्या होता है, यहाँ पर देखते हैं कि दो से अधिक शब्दों के मेल से बनने वाले शब्द साधारण अर्थों को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को बताते हैं। क्या बोला गया है? किसी विशेष अर्थ को बताते हैं। जैसे कि क्या होता है, जलज शब्द है तो जल धंजा है ना, जल धंजा बराबर क्या हो गया? जलज, यानी कि जल से उत्पन्न होने वाला। तो जल से उत्पन्न क्या क्या होता है? बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ होता है जल से उत्पन्न। लेकिन विशेष रूप से जलज में कमल शब्द को इंगित करता है, कमल शब्द के लिए कहा गया है। तो इसलिए जो है इसका आंसर रहेगा योग रूढ़। अगला है निम्न में पंचमाक्षर है। तो पंचमाक्षर किसे कहा जाता है? जैसे कि मैंने आपको बताया ना, 5 जो वर्ग है, क वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग, च वर्ग, जैसे कि क, ख, ग, घ, अंगा। तो अंगा जो शब्द है वहाँ पंचमाक्षर है। च, छ, ज, झ, इया, ट, ठ, ड, ढ, न। ये जो शब्द है ना, ये जो है पंचमाक्षर है। यानी कि जो 5 जो शब्द रहते हैं उनके अंतिम वाले शब्द को पंचमाक्षर कहा जाता है। अगला है निम्न में सर्वनाम का उदाहरण है। तो सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है? ये रहेगा आप। आप जो शब्द है वहाँ सर्वनाम का उदाहरण है। अगला है निम्न में द्वंद्व समास का उदाहरण है। तो द्वंद्व समास का उदाहरण कौन सा है? भाई बहन। मैंने शुरू से बताया था, यानी कि दोनों पद इसमें प्रधान रहते हैं। ठीक है, जैसे कि प्रथम पद है और द्वितीय पद है, दोनों पद अगर प्रधान हो तो फिर ये द्वंद्व समास के अंतर्गत आता है। अगला है ओखली में सिर दिया तो मुसलों से क्या डर? लोकोक्ति का अभिप्राय है। क्या बोला गया है? ओखली में सिर दिया तो मुसलों से क्या डर? इसका मतलब होता है कठिन कार्य करने पर कठिनाइयों से नहीं डरना चाहिए। ये आंसर सही रहेगा बी नंबर का। अगला है असत्य कथन को चिन्हित कीजिए। आपको देखना है कि असत्य कथन को चिन्हित करना है। यहाँ पर जो 4 है, यहाँ पर पहला क्या है कि व्यंजन का उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाता है। तो बिल्कुल सही बात है कि व्यंजन को जो उच्चारण है वहाँ स्वर की सहायता से ही किया जाता है। दूसरा क्या है कि यहाँ ध्वनि कंठ निकलती है, बिना अवरोध मुंह से निकलती है। तो इसका जो आंसर भी रहेगा बिल्कुल सही रहेगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, असत्य कथन की बात आते हैं तो सी नंबर सही रहेगा, यानी कि व्यंजन के उच्चारण में स्वर ध्वनि का योगदान नहीं होता। तो गलत बात है, योगदान होता है। अगला है निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो आपको बताना है कि तद्भव शब्द कौन सा है। तो कान, कान जो शब्द तद्भव है और इनका तत्सम शब्द होता है कर्ण होता है। अगला है आकर्षण शब्द के लिए विलोमार्थी शब्द है। तो क्या आ जाएगा? आकर्षण शब्द के लिए विलोमार्थी है
विकर्षण, यानी कि आकर्षण विकर्षण, उसका उल्टा हो जाएगा। प्रतिकर्षण नहीं है, विकर्षण होता है। अगला है आप सर्वनाम का उदाहरण है। तो आप जो शब्द है सर्वनाम का उदाहरण है, कौन सा रहेगा? ये निज रहेगा, क्योंकि किसी को हम बोलते हैं ना कि आपने तो ऐसा किया था, तो ये क्या है, किसी निश्चित को ही इंगित कर रहे हैं ना। ये क्या है, निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। अगला है तन मन धन में कौन सा समास है? तो तन मन धन में द्वंद्व समास है। अब मैंने बताया था कि प्रथम पद और द्वितीय पद दोनों प्रधान होते हैं, लेकिन यहाँ पर तो 3 पद है, तो आपको 3 या 4 नहीं देखना है, आपको जो है दोनों के बीच जो भी रहता है, जैसे कि यहाँ पर क्या है, जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और बीच में से और का लोप हो जाता है, तो यही है द्वंद्व समास। अगला है तपोवन में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो तपोवन में जो प्रयुक्त संधि होता है, इनका नाम क्या है? विसर्ग संधि, यानी कि यहाँ पर देखते हैं तपह धन वन, यानी कि तपोवन, और जहाँ पर आह की मात्रा आता है, ये समझो विसर्ग संधि का उदाहरण है। अगला है विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है? विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है? इसका जो जवाब आ जाएगा कर्मधारय, कर्मधारय समास बनता है। अगला है जो पढ़ेगा वह पास होगा, कौन सा वाक्य है? आपको बताना है। जो पढ़ेगा, ये जो है संकेत सूचक वाक्य है, सिंपल सी बात है। आज जो पढ़ रहे हो, तो फिर वही जो है अच्छे से मेहनत करने वाले ही पास होगा। तो ये क्या है, एक संकेत है, संकेत मात्र से इंगित किया जाता है। अगला है चाय किस भाषा का शब्द है? तो चाय जो है ना अपना देसी शब्द नहीं है, क्योंकि हमारे पूर्वज ना पहले, यानी कि जो अंग्रेज आए थे उससे पहले चाय कोई जानता ही नहीं था कि चाय ऐसा भी होता है। फिर जो अंग्रेज आए, बाहर से कोई यात्री आए, तभी जाके पता चला कि चाय भी कोई चीज़ है जो जो कि पीना चाहिए, लेकिन ये जो है सर्वथा हानिकारक है। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, चाय किस भाषा का शब्द है? तो सिंपल सी बात है, यहाँ चीनी भाषा का शब्द है, क्योंकि ये तो अपना तो देश हो ही नहीं सकता, ना वहाँ तत्सम है, ना तद्भव है, ना देशज शब्द है, ये जो है विदेशी शब्द के अंतर्गत आता है, चीनी भाषा का। अगला है हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आदिकाल की संज्ञा देने वाले विद्वान हैं। तो कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था कि हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आदिकाल। अगले है तुलसी दर्शन के रचयिता है। तो तुलसी दर्शन के रचयिता कौन है? ये रहेगा डॉक्टर बलदेव प्रसाद मिश्र। डॉक्टर बलदेव प्रसाद मिश्र तुलसी दर्शन के रचयिता है। इसके बारे में देखते हैं। श्री बलदेव प्रसाद मिश्र ने सबसे अधिक ग्रंथों का प्रणयन किया है, जिनमें जीव विज्ञान कौशल किशोर, राम राज्य साकेत, संत, तुलसी दर्शन, भारतीय संस्कृति, मानस में राम कथा, उसके बाद है मानस माधुरी, जीवन संगीत, उदात संगीत प्रमुख है। ये जितने भी शब्द हैं वहाँ प्रमुख है, ठीक है। और ये अगर प्रश्न आता है कि श्री बलदेव प्रसाद मिश्र मिश्र कहाँ के हैं, तो ये रहेगा राजनांदगांव जिले से संबंधित है। अगला है भूलन कांदा किस साहित्यकार की रचना है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर आ जाएगा संजीव बख्शी रहेगा, ठीक है, संजीव बख्शी हैं। इसके बारे में देखते हैं कि आदिवासी जीवन पर आधारित है क्या? भूलन कांदा। 2012 में इसे प्रकाशित किया गया और वर्तमान में मनोज वर्मा जो कि एक फिल्म डायरेक्टर है, इन्होंने संजीव बख्शी की यानी कि जो लेख है भूलन कांदा, इस पर एक फिल्म बनाई है। अगला है भाषा की प्रकृति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो निम्न में से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। भाषा बहता नीर है, भाषा बहता नीर इसका आंसर सही रहेगा। अगला है निम्न में से सही कथन चुनिए। आपको सही कथन चुनना है इसमें से। सही जवाब क्या देगा? पर्यायवाची शब्द भाषा की संपन्नता के सूचक है। कोई भी जैसे कि हम शब्द पढ़ रहे हैं, उसमें अगर पर्यायवाची शब्द अगर डालते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है कि उसके जो भाषा है इनकी संपन्नता का सूचक होता है। जैसे कि बोलते हैं ना गागर में सागर, तो वही वाला शब्द होता है। अगला है भाषा में समास का प्रयोजन है। तो भाषा में जो समास का उपयोग करते हैं, ये क्या है? इसका जो जवाब आ जाएगा कम शब्दों में अ, अर्थ का विस्तार करना, ठीक है, कम शब्दों में अर्थ का विस्तार करना, यानी कि भाषा में समास का प्रयोग करना होता है। अगला है उसे पूरी निष्ठा, लगाव और सावधानी से कार्य किया, फिर भी गड़बड़ी हो गई, इस शब्द को पहचानिए। तो जैसे कि क्या बोला गया है, उसने निष्ठा, लगाव और सावधानी से कार्य किया, फिर भी वहाँ गड़बड़ी हो गई। तो इनमें से जो अंतर रहता है वहाँ डी नंबर सही रहेगा। अब ये क्यों रहेगा? देखो, यहाँ पर क्या बोला गया है, पूरी निष्ठा और लगाव और सावधानी के साथ मेहनत किया है, फिर भी वहाँ गड़बड़ी हो गई। तो इसके स्थान पर क्या होना चाहिए? वहाँ मेहनत किया है, उस आधार पे इसको परिणाम मिलना चाहिए था।
अगला है रसोई घर में कौन सा समास है? तो रसोई घर में यानी कि रसोई के लिए घर, तो ये रहेगा तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है। और तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है संप्रदान तत्पुरुष समास, जो कि को के लिए विभक्त का लोप होता है। अगला है आह कितना सुहाना मौसम है, कौन सा वाक्य है? अब देखो यहाँ पर क्या है, आह शब्द है, उसके बाद कितना सुहाना मौसम है, यानी कि खुशी का हो रहा है ना माहौल। तो इसका आंसर आ जाएगा विस्मय सूचक वाक्य रहेगा। ठीक है, विस्मय सूचक वाक्य ऐसे वाक्य जिनमें हमें आश्चर्य, शोक, घृणा, अत्यधिक खुशी, स्तब्धता आदि भावों का बोध होता है। अगला है कौन सा वाक्य भविष्यत काल का उदाहरण नहीं है? आपको बताना है कौन सा है जो कि भविष्यत काल का उदाहरण नहीं है। जैसे कि यहाँ पर क्या है, वह स्कूल जाएगा, तो ये क्या है, भविष्यत काल का उदाहरण है। आप बुलाते तो मैं अवश्य आता, ये जो है भविष्यत काल का उदाहरण नहीं है। लेकिन इसका जो आंसर आ जाएगा वहाँ बी रहेगा। बाकी जैसे कि लगते है राम कल आएगा, 9 मन तेल होगा तो राधा नाचेगी, ये भी भविष्यत काल का उदाहरण है, लेकिन बी नंबर नहीं है। अगला है एक आंख से देखना मुहावरे का सही अर्थ है। तो एक आंख से देखना मतलब होता है बराबर मानना, यानी कि अगर समाज में कोई व्यक्ति है और वो सभी को एक आंख से देखता है, इसका मतलब होता है कि वह सभी को समान नज़र से देखता है। अगला है सार्थक शब्द का विलोम होगा, आपको बताना है सार्थक जो शब्द है इसका विलोम शब्द कौन सा रहेगा? निरर्थक, सार्थक निरर्थक आंसर रहेगा। अगला है ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, तो इसका आंसर में प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर बताएं। प्रश्न क्या है कि ल किस प्रकार का व्यंजन है? ल किस प्रकार का व्यंजन है? स्पर्श व्यंजन है कि नासिक के व्यंजन है, या लुंठित व्यंजन है, या पार्श्विक व्यंजन है? आपको बताना है इन चारों में से कौन सा आंसर सही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।